आज पापा ने माँ को मारा। रजनी का मन बहुत परेशान था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसकी माँ शारदा 75 साल की हो चली थी। इस उम्र में भी उसके 78 वर्षीय पिता जब तब अपनी पत्नी पर हाथ उठाते थे। माँ के शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। बेटा, अब और नहीं सहा जाता। इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं बची है कि तुम्हारे पापा के हाथों से बरसते मुक्कों का वेग सह सकें। पहले शरीर में ताकत थी, मार खाने के बाद भी लगातार काम करने में लगी रहती थी। कभी तुम लोगों पर अपनी तकलीफ जाहिर नहीं होने दी, पर अब मार खाने के बाद हाथ, पैर, पीठ, गर्दन, पूरा शरीर जैसे जवाब दे देता है। दर्द के कारण रात रात भर नींद नहीं आती है। कराती हूँ तो भी चिल्लाते हैं। शरीर जैसे जिंदा लाश हो गया है। जी करता है या तो कहीं चली जाऊं या फिर मौत ही आ जाए, ताकि इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। पर दोनों ही बातें नहीं हो पाती। चलने तक को मोहताज हो गई हूँ। रजनी भी बेबस थी। पति बच्चों को क्या बताए। इस उम्र में कितनी अजीब बातें। रजनी माँ के दर्द, पीड़ा और बेबसी से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। माँ को अपने घर ले आना भी समस्या का समाधान नहीं था, और आखिर कब तक माँ को वह अपने घर रख सकती थी। अपनी घर गृहस्थी के प्रति भी तो उसकी कोई जिम्मेदारी थी। ऊपर से भाइयों के ताने सुनने को मिलते सो अलग। उसके दोनों भाई अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। अलग रह रहे माँ बाप की भी कभी कभी टोह ले लिया करते थे। वैसे तो बचपन से उसने अपनी माँ को पापा से मार खाते देखा था। घर के हर छोटे बड़े निर्णय पर माँ की चुप्पी व पिता के कथन की मुहर लगते देखा था। वह दोनों के स्वभाव से परिचित थी। वह जानती थी कि सदा से ही घर गृहस्थी के प्रति बेपरवाह व लापरवाह पापा के साथ माँ ने कितनी तकलीफ़ें सही हैं, और बड़ी मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर अपनी गृहस्थी बसाई। वह सब सहते हुए बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, वरना पापा को तो यह तक मालूम नहीं था कि कौन सा बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। वे तो अपनी मौज मस्ती में ही मगन रहे। उन दोनों के व्यक्तित्व व व्यवहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तरफ जहाँ माँ ईमानदार, मेहनती, कुशल और सादगी पसंद महिला थी, वहीं दूसरी ओर उसके पिता मस्त मौला, स्वार्थी, लालची और रसिया किस्म के इंसान थे, जो परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलने में माहिर थे। आज भी दोनों के व्यक्तित्व में इंच मात्र भी अंतर नहीं आया था। हाँ, शारीरिक रूप से अस्वस्थ व कमज़ोर होने के कारण माँ थोड़ी चिड़चिड़ी अवश्य हो गई थी। इसीलिए अब जब भी उनके बीच वाद विवाद की स्थिति बनती थी, तो वे प्रत्युत्तर में पापा को बुरा भला ज़रूर कहती थी। यह बात पापा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। आखिर सालों से वे उन होठों पर चुप्पी देखते आए थे, सो इस बात को हजम करने में उन्हें बहुत मुश्किल होती थी कि उनकी पत्नी उनसे ज़बान लड़ाती है। दोनों भाई भी यूँ तो माँ को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी आपसी लड़ाई में अक्सर पापा का ही पक्ष लिया करते थे। रजनी को मालूम था कि पिछली बार जब पापा ने माँ पर हाथ उठाया था, तो अत्यधिक आवेश व क्षोभ में माँ ने भी उनकी कमीज़ का कॉलर पकड़कर उन्हें झिंझोड़ दिया था और सख्त चेतावनी दी थी कि वे अब ये सब नहीं सहेंगी। तब आनन फानन पापा ने सभी बच्चों को फ़ोन लगाकर उन्हें उनकी माँ द्वारा की गई इस हरकत के बारे में बताया था। तब छोटे भैया ने घर पहुंचकर माँ को खूब लताड़ लगाई थी और यह तक कह दिया था कि आपकी बहू आपसे 100 गुना अच्छी है, जो अपने पति से इस तरह का व्यवहार तो नहीं करती है। पता नहीं, पर शायद उनकी भी पुरुषवादी सोच माँ के इस कार्य से आहत हो गई थी। रजनी को बहुत बुरा लगा था। आखिर
इन मर्दों को यह क्यों नहीं समझ आता कि औरत भी हाड़ मांस से बनी एक इंसान है। वह कोई मशीन नहीं जिसमें कोई संवेदना ना हो। उसे भी दर्द और तकलीफ होती है। वह भी कितना और कब तक सहे, और आखिर सहे भी क्यों? औरत होना क्या इतना बड़ा अपराध है? भैया ने उससे भी फ़ोन कर माँ की शिकायत की थी, इस उद्देश्य से कि वह माँ को समझाए कि इस उम्र में ये बातें उन्हें शोभा नहीं देती। बोलना तो वह भी बहुत कुछ चाहती थी, पर इस डर से कि बात कहीं और ना बिगड़ जाए, सिर्फ हाँ हूँ करके फ़ोन रख दिया था। काश उस वक्त उसने भी सच्चाई बोलकर भाई का मुंह बंद कर दिया होता कि भैया, माँ से तो आपकी पत्नी की तुलना हो भी नहीं सकती, क्योंकि ना ही वे भाभी जैसे झूठ बोलने में यकीन रखती हैं और ना अपना आत्मसम्मान कभी गिरवी रख सकती हैं। उन्होंने सदा सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां ही निभाई हैं, बिना अपने अधिकारों की परवाह किए। पर आपकी पत्नी तो हमेशा से ही मस्त व बिंदास रही है। जब जब आपने उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम किया है, तब तब उन्होंने क्या क्या तांडव किए हैं, क्या आपको याद नहीं है? और अब जबकि आप उनकी जी हुजूरी में हमेशा लगे रहते हो, तो वे आपका विरोध करेंगी ही क्यों? भाभी की याद करते करते रजनी के मन में जैसे कड़वाहट सी फैल गई। इन्हीं सब विचारों में खोई हुई बैठी थी कि दरवाजे की घंटी की आवाज़ से ध्यान टूटा। घड़ी की ओर निगाहें घुमाकर वह मन ही मन बुदबुदा उठी, अब कैसे होगा? बच्चे आ गए, आज उसका सारा काम पड़ा हुआ है। भारी मन से उठते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो चहकते हुए तीनों बच्चों ने घर में प्रवेश किया। आते ही बच्चों ने अपने स्कूल और दोस्तों की बातें बतानी शुरू कर दी। मम्मा, बहुत भूख लगी है, मेरे लिए पहले खाना लगा दो प्लीज़, बड़े बेटे ने कहा। छोटी बेटी भी माँ से लिपटते हुए बोली, हाँ मम्मा, भूख लगी है। अच्छा बच्चों, फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं जल्दी से आपके लिए खाना परोसती हूँ, कहकर रजनी किचन की तरफ चल दी। उसने अभी तक कुछ भी खाने को नहीं बनाया था, लेकिन उसने घर भी नहीं समेटा था। कुछ किया कुछ नहीं किया वाली हालत पड़ी थी। जल्दी से पुलाव बनाया। बच्चों को खाना खिलाते खिलाते भी उसके दिमाग में कुछ उधेड़-बुन चल रही थी। कुछ देर बाद उसने पड़ोस में रहने वाली बच्चों की दूर की बुआ को बुलाया और बच्चों के पास छोड़ा और खुद सीधा अपनी माँ के घर चल दी। वहाँ पहुँचकर पता चला कि पापा कहीं बाहर गए हैं। माँ की हालत देख उसकी रुलाई फूट पड़ी, पर अपने आंसुओं को रोककर वह बड़े ही शांत स्वर में बोली, माँ चलो तैयार हो जाओ, हमें पुलिस स्टेशन चलना है। बहुत हो गया, लेकिन बेटा एक बार और सोच ले, अभी बात ढकी हुई है। कल को आस पड़ोस, समाज, बिरादरी, नाते रिश्तेदारों तक फैल जाएगी। लोग क्या कहेंगे? बहुत बदनामी होगी हमारी। सब क्या सोचेंगे? माँ ने कुछ अनूने पूर्वक कहा, जिसको जो सोचना है सोच ले, मगर अब मैं आपको और जुल्म सहने नहीं दूंगी। माँ, जुल्म सहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है और आज तक आप सब सहती आई हो। आपकी इसी सहनशीलता ने पापा को और प्रोत्साहित किया कि वो आज तक आपको बेरहमी से मारते आए हैं, तानाशाही करते आए हैं। मगर अब पापा को यह बात समझनी होगी कि आप पर हाथ उठाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। माँ को तैयार कर ऑटो में उनका हाथ थामकर उनके साथ बैठती रजनी ने जैसे मन ही मन ठान लिया था, अब बस पापा और भाइयों को भी आईना दिखाना होगा। हर तरह की सुरक्षा देने वाली माँ को वो सुरक्षा देना भूल गए। अब सबको अपने कर्तव्य याद भी करने होंगे और निभाने भी होंगे। रजनी भी अपने कर्तव्य की तरफ पहला कदम बढ़ा चुकी थी।